गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम बीटीआर के नए सेमेस्टर स्कीम के अकॉर्डिंग अप्लाइड फिज़िक्स 1 के यूनिट 2 फोर्स वर्क एंड एनर्जी को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस यूनिट का आज यह चौथा लेक्चर है। इससे पहले के 3 लेक्चर्स में हम फोर्स यानी बल, मोमेंटम, संवेग इनके बारे में जान चुके थे, इनकी डेफिनेशन और इनकी एप्लीकेशन। साथ में ही हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी डिस्कस किया था और संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित कुछ एप्लीकेशन जैसे रिकॉइल ऑफ गन और रॉकेट्स वगैरह का प्रक्षेपण, ये सब हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने कार्य के बारे में पढ़ा था कि कार्य क्या होता है और ज़ीरो वर्क, पॉजिटिव वर्क या नेगेटिव वर्क क्या होते हैं। इन्हें हमने उदाहरण के साथ डिटेल में समझा था कि शून्य कार्य क्या होता है, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, तो ये सब हमने काफ़ी विस्तार से पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे कि ऊर्जा क्या होती है, इसकी क्या डेफिनेशन है तथा मुख्यतः ऊर्जा जो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली होती है वह कौन कौन सी हैं, और इन्हीं ऊर्जा को हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि काइनेटिक ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, इन्हीं सबको हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। चलिए अब अपन अपने टॉपिक पे चलते हैं। एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ही उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। जब हम किसी वस्तु के द्वारा कार्य करते हैं तो वह कार्य ऊर्जा के रूप में ही संरक्षित होता है, उस कार्य को ऊर्जा के रूप में ही पढ़ा जाता है। ऊर्जा भौतिक विज्ञान की बहुत अधिक उपयोग में लाए जाने वाला शब्द है, जो किसी वस्तु का वह गुण है जिसे किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित करके किसी कार्य को किया जा सकता है। अगर हमें कोई कार्य करना होता है तो हमें उसको ऊर्जा तो देनी होगी, ऊर्जा से ही तो वह कार्य संपादित हो सकता है। अगर ऊर्जा नहीं मिलेगी तो कार्य का संपादन भी नहीं होगा। तो ऊर्जा को हम क्या करते हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्थानांतरित करते हैं, क्योंकि ऊर्जा कैसी राशि है, एक संरक्षित राशि है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में उसे परावर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा का मापन हम किस में करते हैं? जूल में। कार्य को भी हम जूल में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कार्य यानी वर्क डन ही ऊर्जा होता है, वो ऊर्जा के फॉर्म में ही सेव होता है। इसलिए हम ऊर्जा कहें या कार्य कहें एक ही बात कहलाती है। कार्य को भी जूल में पढ़ते हैं और ऊर्जा को भी, और इसका मात्रक जूल है, जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया था। ऊर्जा के मापन के लिए जो जूल शब्द है, एक महान भौतिकविद जेम्स प्रेस्कॉल जोले, ये साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने अपने नाम पर इसका मात्रक जूल रखा था। ऊर्जा के कई रूप हैं जो हम देखते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और भी तरह की ऊर्जाएं हैं। तो ये सब तरह की ऊर्जा के ही रूप हैं। एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। मुख्यतः अगर हम कहें तो किसी एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपने घरों में देखें, बहुत सिंपल सा उदाहरण है कि हमारे घरों में जब पंखा चलता है तो क्या होता है, एक स्विच ऑन करने पर वो पंखा चलता है। स्विच ऑन करने का मतलब है हम उसको क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इस एनर्जी को लेकर वर्क डन हुआ, कार्य हुआ, और उसके फलस्वरूप ये इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में बदल गई है, मैकेनिकल एनर्जी में। तभी तो हमें उस पंखा का घूमना हमें मिलता है। पंखा घूमना क्यों शुरू होता है? क्योंकि उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है, और उस पंखे के पंखुड़ियों के घूमने से कौन सी ऊर्जा डेवलप होती है, मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यह एक ऊर्जा का रूपांतरण है। अब हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे कुछ स्पेशल ऊर्जा जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के बारे में जानेंगे कि यह क्या होती है।
गतिज ऊर्जा से तात्पर्य यह है कि वह ऊर्जा जो किसी भी बॉडी में उस समय होती है जब वह गति में होती है, मोशन में होती है, मूवमेंट होता है। इसका मान किसी वस्तु को उसके विराम अवस्था से वेग तक यानी मोशन में लाने तक किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी कोई वस्तु रेस्ट में है, उसे किसी स्पीड में लाने के लिए, उसमें वेग पैदा करने के लिए हमने जो उस पर कार्य किया, वो कार्य ही उस वस्तु की गतिज ऊर्जा होता है। क्योंकि गतिज ऊर्जा नाम से ये गतिज, गति यानी गति है। अगर किसी वस्तु में मोशन है, मूवमेंट है, तो ही उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। अगर उसमें गति नहीं है, उसका मोशन शून्य है, तो उसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो जब कोई वस्तु गतिमान होगी तभी उसकी गतिज ऊर्जा उसके अंदर विद्यमान होगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी E से हम दिखा रहे हैं, ये 12 mv² होता है। m क्या होता है? m वस्तु का भार है, द्रव्यमान है, और v क्या है? उस वस्तु का वेग है, जिस वेग से वह गति कर रही है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग दोनों के ही समानुपाती होती है, और ऊर्जा एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो इस राशि में हम देख रहे हैं कि यह द्रव्यमान और वेग दोनों के समानुपाती है। यदि द्रव्यमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और यदि वेग बढ़ेगा तो भी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गति की दिशा में जब वस्तु के ऊपर बल लगाया जाता है तो कार्य और ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और इन दोनों में वैल्यू इंटरचेंज होती है। कार्य ऊर्जा में रूपांतरित होता है, ऊर्जा कार्य में रूपांतरित हो जाती है। गतिज ऊर्जा के बहुत सारे उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जनरेटर के द्वारा गतिज ऊर्जा क्या होती है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जनरेटर क्या करता है? जब लाइट चली जाती है तो अपन कहते हैं जनरेटर ऑन कर लो, लाइट आ जाएगी। तो जनरेटर के अंदर क्या होता है? वहाँ जो उसके अंदर जो केमिकल डाले हैं उनके द्वारा गतिज ऊर्जा कन्वर्ट हो रही, किस में जा रही है? विद्युत ऊर्जा को डेवलप कर रही है। और ठीक उसी प्रकार विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा दोबारा किस में बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। वैसे ही भाप के चलने वाले जो टरबाइन होते हैं उनके द्वारा थर्मल ऊर्जा किस में बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो इस तरह से लाइफ में आप देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनसे आपको पता लग जाएगा कि गतिज ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में किस तरह परिवर्तित होती है। अब हम जानेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध अनंत से उस गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाया जाता है, तो उसके ऊपर इस लाने के लिए जो कार्य किया जाता है वह उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसे कि हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसी बात को हम दूसरी तरह से परिभाषित भी कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा है वह उसकी पृथ्वी की सतह से कितनी हाइट पे उसकी पोजीशन है उस पर निर्भर करता है कि वह पृथ्वी की सतह से जितनी ज़्यादा हाइट पे होगी उसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी ज़्यादा होगी। या हम इंग्लिश में अगर कहें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द अर्थ सरफेस। उसकी ज़मीन से, अर्थ से जो पोजीशन है, जो स्थिति है, जो हाइट है, जिस हाइट पे वो लोकेट है, उसके अकॉर्डिंग जो उसमें ऊर्जा निहित है उसे ही हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगर कोई वस्तु पृथ्वी की सरफेस से h हाइट पे उपस्थित है और उस वस्तु का मास स्मॉल m है तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? EP बराबर होगी mgh। g क्या है? यहाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स है, गुरुत्वीय त्वरण है। ये जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। तभी तो इसको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहा जा रहा है, क्योंकि पृथ्वी हर वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। इसके कारण जो गुरुत्वीय त्वरण डेवलप होता है वो कितना है? स्मॉल जी। तो हम इसमें क्या करेंगे? वस्तु को गुरुत्वीय बल के विरुद्ध जो ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, h हाइट तक लाने में जो हमने वर्क डन किया है वो वस्तु पर, वही तो उसकी स्थितिज ऊर्जा है। तभी तो हम स्थितिज ऊर्जा का सूत्र देते हैं EP बराबर
mgh। स्मॉल m मास की वह वस्तु थी जिस पर गुरुत्वीय बल लग रहा था और हमने इस गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध उसे h ऊंचाई तक ऊपर उठा रखा है, इसलिए उसके अंदर कितनी है स्थितिज ऊर्जा निहित होगी, mgh। तो प्यारे बच्चों, आप गुरुत्वीय क्षेत्र के गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में जाना कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। यह हर वस्तु में विद्यमान है। जिस भी वस्तु में अगर हाइट का कुछ भी पैरामीटर है, वह पृथ्वी की सतह से जो भी हाइट रखती है, यहाँ ज़रूरी नहीं है कि वस्तु मोशन में हो, वस्तु मोशन में भी नहीं हो, वस्तु स्थिर हो, परंतु उसने कुछ ऊंचाई ले रखी हो, वह पृथ्वी की सतह से कुछ ना कुछ हाइट पर स्थित हो, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़रूर विद्यमान होगी। अगर वह वस्तु स्थिर अवस्था में होगी तो उस समय उसकी गतिज ऊर्जा तो शून्य होगी, परंतु स्थितिज ऊर्जा शून्य नहीं होती है, क्योंकि उस पर क्या है कि वस्तु स्थिर भी है तब भी उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, जिसके कारण उसके अंदर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा विद्यमान है। प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। कि कोई भी यांत्रिक प्रणाली, कोई भी मैकेनिकल वर्क हो रहा है कहीं पर भी, तो वहाँ पे क्या होता है कि कुल ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या है? भौतिकी में यांत्रिक ऊर्जा किसी भी यांत्रिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है। यानी यांत्रिक ऊर्जा उस वस्तु की गति और उसकी स्थिति दोनों से ही संबंधित होती है, क्योंकि गति है तो गतिज ऊर्जा है और स्थिति तो है तो स्थितिज ऊर्जा है, तो दोनों का ही कुल योग ही आपको गतिज ऊर्जा कहलाता है। तो हम कुल ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा की बात करें, मैकेनिकल एनर्जी EM से हम डिफाइन कर रहे हैं, तो EM जो मैकेनिकल एनर्जी है, जिसे हम टोटल एनर्जी भी बोल सकते हैं सिस्टम की, वो क्या है? EK प्लस EP। EK यानी गतिज ऊर्जा और EP यानी स्थितिज ऊर्जा। तो अगर हम इन दोनों का मान रखते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला रह जाता है? EM बराबर ½ mv² प्लस mgh। तो जब हम गेट को धकेलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वह खुल जाता है, और साथ में हम देखते हैं कि कैसे खुलता है कि जब हम इसके ऊपर स्थितिज ऊर्जा लगाते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा लगाने से हमारी गतिज ऊर्जा पैदा होती है, और स्थितिज ऊर्जा तो हमारे अंदर निहित होती है और हमारे हाथ के द्वारा वर्क करने से गतिज ऊर्जा भी उस पर लगाई जाती है, और इन दोनों ऊर्जा का प्रयोग करने पर हम देखते हैं कि गेट खुल जाता है। अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही कंबाइंड रूप में यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती हैं, और यांत्रिक ऊर्जा के लगाने पर वह गेट खुल जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग होती है, और इस यांत्रिक ऊर्जा के कारण ही गेट खुल जाता है। तो हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जहां हम देखते हैं कि किस प्रकार काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिलकर एक मैकेनिकल एनर्जी फॉर्म करती है, जिसके कारण कोई भी कार्य संपादित किया जा सकता है। यहाँ मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको गेट खोलने का बताया था। इस तरह से हमारे डेली लाइफ में और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जहाँ मैकेनिकल एनर्जी के अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही निहित होती हैं। तो मैं आशा करती हूँ प्यारे बच्चों, आज का आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इससे आगे के टॉपिक अपन आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जहाँ हम डिटेल से मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।